साथियों नमस्कार। मैं अंचल अग्रवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। यह न्यायालय का पार्ट 4 है। अब तक हम न्यायालयों के बारे में जान चुके हैं, मुकदमों के प्रकार जान चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जान चुके हैं, उच्च न्यायालय के बारे में और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे अधिकरण के बारे में, जिसे हम ट्रिब्यूनल्स भी कहते हैं। यह न्यायालयों से मिलते जुलते निकाय हैं जो न्याय निर्णय करते हैं। और न्याय निर्णय एक वैधानिक क्रिया है जिसमें न्यायाधीश या मध्यस्थ विवाद में शामिल दोनों पक्षों के तर्कों व साक्ष्यों के आधार पर तय करता है कि उनके क्या अधिकार और उत्तरदायित्व हैं। यह जो विवाद है वह दो प्राइवेट पक्षकारों में भी हो सकता है, एक प्राइवेट पक्षकार तथा एक सरकारी संस्थाओं के बीच में। साथ ही यह सरकारी कर्मचारी व सरकारी संस्थाओं के बीच भी हो सकता है। सामान्यतः अधिकरण किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों तथा अर्ध न्यायिक विवादों का समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो मूल संविधान में अधिकरणों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे अधिकरण गठित किए जाने लगे और आगे चलकर यह महसूस हुआ कि अधिकरणों को संवैधानिक अधिकार देना उचित होगा। इसीलिए 42nd अमेंडमेंट 1976 में एक नया भाग 14A जोड़ा गया, जिसमें दो अनुच्छेद आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B शामिल किए गए और इस भाग का नाम अधिकरण रखा गया, जिसमें आर्टिकल 323A का संबंध प्रशासनिक अधिकरणों से, जबकि 323B का संबंध अन्य विषयों से संबंधित अधिकरणों से है। अब मैं 323A के बारे में बोलूँगा, जो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। इसमें संसद को अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों आदि से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि के संबंध में उठने वाले विवादों व शिकायतों के न्याय निर्णय या विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था कर सकेगी। तो थोड़ी जटिल लैंग्वेज है, मैं इसको एक बार फिर रीड करता हूँ। संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों आदि से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि के संबंध में उठने वाले विवादों व शिकायतों के न्याय निर्णय या विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था कर सकेगा। यहाँ विचारण का अर्थ है ट्रायल। इसी लैंग्वेज के आधार पर हम अधिकरण को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण। तो जाहिर सी बात है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से जुड़े मामले देखे जाएंगे, और राज्य प्रशासनिक अधिकरण राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले लोक सेवकों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से जुड़े विवादों व शिकायतों पर न्याय निर्णय करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अध्यक्ष पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो
किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, अथवा जो कम से कम 2 वर्षों तक या तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का उपाध्यक्ष रहा है या केंद्र सरकार में सचिव पद पर रहा हो। वहीं यदि राज्य प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपालों की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति करता है। और 323B में अन्य अधिकरण के बारे में बताया गया है। इसमें एक सूची दे दी गई है और इस सूची में कर लगाने, उनका अनुमान करने तथा कर राजस्व एकत्रित करने से जुड़े मामले, विदेशी मुद्रा आयात तथा निर्यात से जुड़े मामले, औद्योगिक तथा श्रम संबंधी विवाद, भूमि सुधार से जुड़े कुछ विषय, इस तरह के विषय इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B में अंतर। तो आर्टिकल 323A में सिर्फ संसद को अधिनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जबकि 323B में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों अपनी अधिकारिता के भीतर अधिनियम पारित करके अधिकरण बना सकते हैं। आर्टिकल 323A के अंतर्गत सिर्फ लोक सेवकों के भर्ती व सेवा शर्तों से जुड़े मामलों के लिए अधिकरण बनाया जा सकता है, जबकि 323B में कुछ अन्य मामलों से जुड़े अधिकरण बनाए जा सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों से अलग कुछ गैर संवैधानिक अधिकरण भी बनाए गए हैं और यह अधिनियम एक्ट्स के माध्यम से ही बनाए गए हैं, जैसे प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण, दूरसंचार विवाद समाधान तथा अपीलीय अधिकरण, साइबर अपीलीय अधिकरण, विद्युत अपीलीय अधिकरण। तो यह कुछ अन्य अधिकरण हैं जो गैर संवैधानिक हैं। इसी में ही एक है जिसका नाम हम कई बार लेते हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो 2010 में पारित किया गया था, इसका कार्य पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों पर त्वरित विचारण तथा न्याय निर्णय करना है। सरकार तथा निजी क्षेत्र की बहुत सी परियोजनाएं पर्यावरणीय कारणों से न्यायालय में लंबित मुकदमों के कारण लटकी रहती हैं और यह अधिकरण ऐसी परियोजनाओं के संबंध में त्वरित निर्णय करता है। तो यह था एक परिचय अधिकरणों के बारे में। अब हम आते हैं स्पेशल पर्पस कोर्ट्स, विशेष उद्देश्य न्यायालय। इसमें हम प्रमुख रूप से शामिल करेंगे बाल व किशोर न्यायालय, परिवार न्यायालय, उपभोक्ता अदालत, सेना न्यायालय जिसे हम कोर्ट मार्शल भी कहते हैं, और हरित पीठें तथा हरित अधिकरण। तो अब शुरू करते हैं इसको हम। सबसे पहले बाल व किशोर न्यायालय जो बहुत चर्चा में रहता है, चाइल्ड एंड जुवेनाइल कोर्ट। क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों की मनोवृत्ति आज के समय में काफी कुछ परिवर्तित हो रही है और वह कहीं ना कहीं किसी गलत काम में इन्वॉल्व धीरे धीरे हो रहे हैं। चाहे हम इसमें निर्भया कांड को देख लें या फिर अभी हाल में काफी इस तरह की घटनाएं घटी हैं जहां पर इसकी मांग उठी थी कि उसकी उम्र जो किशोर उम्र है वह घटाकर 16 वर्ष की जाए। और इस संबंध में लोकसभा में एक विधेयक भी भेजा गया जिसमें लोकसभा में बहुमत से उसको पारित भी किया गया
इसमें यह है कि 16 से 18 वर्ष में यदि किसी ने जघन्य अपराध किया है तो उसका फैसला चाइल्ड एंड जुवेनाइल कोर्ट में ना होकर उसकी सजा मिलेगी वो वही मिलेगी जो एक वयस्क को मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि बाल व किशोर न्यायालय का क्या कार्य रहता है। बच्चों और किशोरों की विशेष स्थितियों तथा मनोवैज्ञानिक जरूरतों को देखते हुए ये न्यायालय गठित किए गए हैं। बाल अधिनियम 1960 के प्रावधानों को व्यापकता प्रदान करते हुए संसद ने 1986 में किशोर न्यायालय अधिनियम पारित किया था और सन 2000 में इस अधिनियम को निरसित किया गया और किशोर न्याय बच्चों का ध्यान और संरक्षण अधिनियम 2000 पारित किया गया। उसके पश्चात 2006 में और 2010 में इसमें संशोधन किया गया था। इसके माध्यम से प्रायः किशोरों को अपराध सिद्ध होने पर भी दंड नहीं दिया जाता है, उन्हें माफ़ी देकर छोड़ दिया जाता है या कुछ दिनों तक विशेष गृहों में रखा जाता है ताकि उनके पुनर्वास की प्रक्रिया सहज हो। कभी कभी उन्हें अनिवार्य सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया जाता है। यदि अपराध अत्यंत गंभीर किस्म का हो तो उसे 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक विशेष गृह में रखा जाता है, लेकिन यदि इसी बीच में उसका आचरण अच्छा हो जाता है तो उसे मुक्त किया जा सकता है। हम जैसे कि जानते हैं, यदि बच्चों को हमने अभी को जेल में डाल दिया, उसके बाद मान लीजिए किसी बच्चे ने चोरी की और उसको हमने जुवेनाइल के तहत कोर्ट में रखा, विशेष गृह में रखा, तो बाद में सामाजिक रूप से उसे ऊपर उठने में दिक्कत होगी। इसीलिए क्या किया जाता है कि किशोर न्याय बोर्ड की समस्त कार्यवाहियां गोपनीय रखी जाती हैं और इसीलिए किशोर का नाम, पता, विद्यालय का नाम आदि यह सब जो डिटेल्स होती हैं वह सब गोपनीय रखी जाती हैं। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ जिले के सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है तथा उसके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में। और इसके अलावा आर्टिकल 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति की अपील तो की ही जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन प्रावधानों ने बच्चों तथा किशोरों के लिए न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी आसान व सहज बनाई है, पर अभी इसके व्यावहारिक पक्ष पर काफ़ी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। अगला है परिवार न्यायालय और इसके लिए संसद ने परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 पारित किया और इसके आधार पर विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालय बनाए गए। इस अधिनियम में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य सरकार उच्च न्यायालय से सलाह करके 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर में परिवार न्यायालय गठित करेगी। अब आते हैं कि इनमें कौन कौन से मामले लाए जा सकते हैं। तो परिवार न्यायालयों को विवाह को शून्य घोषित करने, कानूनी अलगाव, तलाक, पति पत्नी के संपत्ति संबंधी मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण, गुजारे भत्ते आदि से संबंधित मामले सौंपे जाते हैं और परिवार न्यायालय को सिविल न्यायालय की अधिकारिता दी जाती है जो जिला न्यायालय या अन्य अधीनस्थ न्यायालय के समकक्ष हो सकती है। यदि बाद के जो वादी होंगे उनके दोनों पक्षकारों में से कोई भी चाहे तो मामले की सुनवाई बंद कमरे में, जो बोला जाता है इन कैमरा कंडीशन, उसमें हो सकती है और साधारणतः इसमें दोनों पक्ष स्वयं अपनी बात रखते हैं।
हालांकि आवश्यकता होने पर अदालत वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने का मौका दे सकती है। यदि निर्णय आपसी समझौते से हुआ हो तो उसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती, लेकिन यदि निर्णय न्यायालय ने दिया हो तो संबंधित उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। यदि देखें तो परिवार न्यायालय का प्रयोग कई दृष्टियों से सफल भी है। इससे पारिवारिक संबंधों की गोपनीयता बनाए रखने तथा ऐसे मामलों को तेजी से निपटाने की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला देखते हैं उपभोक्ता न्यायालय, जिसका प्रयोग काफी हद तक आज किया जा रहा है। और उपभोक्ता न्यायालय वह विशेष अदालत है जो ग्राहकों या उपभोक्ताओं की शिकायतों तथा विवादों के निवारण के लिए गठित की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह देखना है कि वस्तुओं और सेवाओं के विक्रेता उपभोक्ताओं का शोषण न कर सकें, और इसी के चलते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिसे साधारण भाषा में हम कोपरा भी कहते हैं, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इसका उद्देश्य था कि उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों की चेतना को बढ़ाना तथा साथ ही यदि उपभोक्ता के साथ कोई विक्रेता छल कपट करे तो वह कानूनी पेचीदगियों में उलझे बिना कानूनी सहायता प्राप्त कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग कचहरी से जाने से डरते हैं, और स्वभावतः इसलिए क्योंकि वहाँ जो डिसीजन होता है वो काफ़ी लेट होता है। इस कारण से वह इन कानूनी पेचीदगियों में ना फंसे, इसी आधार पर कंज्यूमर कोर्ट को गठित किया गया है। इसकी 3 स्टेज बनाई गई हैं। पहली है जिला उपभोक्ता फोरम, उससे ऊपर राज्य उपभोक्ता आयोग, और राज्य उपभोक्ता आयोग से ऊपर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। तो इस तरीके से 3 स्टेज बनाई गई हैं। और इस आयोग का जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग है, इस आयोग का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका हो। और यदि राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध भी अपील करनी हो तो उसके लिए सिर्फ एक दरवाजा है, सुप्रीम कोर्ट। अगला है सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल। और कोर्ट मार्शल हम उन अदालतों को कहते हैं जो सैनिकों के अपराध से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई जाती है। अर्थात इसके अंतर्गत सैनिकों के अपराधों से जुड़े मामले सामने रखे जाते हैं। प्रायः सभी देशों ने सेना न्यायालयों को परंपरागत न्यायपालिका से अलग रखा है। ऐसे न्यायालयों में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं, और इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह है कि सेना को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रखते हुए उसमें अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। और दूसरा कारण इसका यह है कि चूंकि सेना की स्थितियों की विशिष्ट जानकारी सेना के लोगों को ही होती है, अतः वे किसी मामले को गहराई से समझकर सही निर्णय कर सकते हैं। भारत में भी कोर्ट मार्शल की व्यवस्था की गई है। सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या तथा बलात्कार के मामले छोड़कर सैनिकों के शेष सभी आपराधिक कृत्यों की सुनवाई कोर्ट मार्शल द्वारा की जाती है। यदि कोई सैनिक आपराधिक कृत्य करते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो भी उसे सेना को सौंप दिया जाता है, और अपराध का विचारण सेना न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। अगर कोर्ट मार्शल के निर्णयों का पुनर्वलोकन करने की कंडीशन पैदा होती है तो प्राय सेना द्वारा स्थापित व्यवस्था के तहत ही यह कार्य किया जाता है। यदि कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील करनी हो तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है
कि या तो आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में या आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट अधिकारिता के अंतर्गत अपील की जाए। अगला है हरित पीठें तथा हरित अधिकरण, ग्रीन बेंचेस एंड ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जाहिर सी बात है, यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों की न्यायिक व्यवस्था है और हरित पीठ गठित करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने ही दिया था। उन्होंने कहा था कि एक विशेष पीठ गठित करें जो पर्यावरण से जुड़ी याचिकाओं पर विचार करे और इसे ही हरित पीठ कहा गया। और इसमें सामान्यतः ऐसे न्यायाधीश शामिल होते हैं जिनकी पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर गहरी समझ होती है। अब आते हैं न्यायालय में नवाचार, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका के पास कार्य का बोझ अत्यधिक है, जिसके कारण अदालतों में बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे अनिर्णित पड़े हैं और ऐसा अनुमान है कि लगभग 3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। साथ ही न्यायाधीशों की संख्या तथा आधारभूत संरचना की कमी के कारण कई बार मुकदमा निपटने में 20 से 25 वर्षों का समय लग जाता है। तो इसी के चलते कुछ वैकल्पिक विवाद समाधान खोजे गए, जैसे लोक अदालत, मध्यस्थता व सुलह अदालत। तो अब हम बात करते हैं इनके ऊपर। सबसे पहले लोक अदालत। लोक अदालतों की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लागू की गई थी। लोक अदालतें एक अर्थ में जो पारंपरिक अदालत हैं उनसे भिन्न तरीके से काम करती है। ऐसी अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश और साधारणतः इनमें कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश लिया जाता है, उनके द्वारा की जाती है और इसमें दोनों पक्ष न्यायाधीश से सीधी बातचीत भी कर सकते हैं। लोक अदालत को सिविल न्यायालय की मान्यता दी गई है। सिविल प्रकृति के लगभग सारे विवाद, जैसे विवाह संबंधी, भूमि संबंधी, संपत्ति के बंटवारे से जुड़े विवाद तथा श्रम विवाद इसमें लाए जा सकते हैं। यदि दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तो लोक अदालत उस समझौते या सहमति को ही डिक्री के रूप में घोषित कर देती है और यदि समझौता नहीं हो पाता है तो मामला वापस उसी अदालत को भेज देता है जहां वह चल रहा था। इसमें यह होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा मैटर आया जो सिविल प्रकृति का है और न्यायालयों को लगता है कि यह लोक अदालत को भेज दिया जाए, तब लोक अदालत में आता है और लोक अदालत में दोनों पक्ष सहमत होते हैं या असहमत होते हैं। यदि सहमत होते हैं तो डिक्री दे देता है लोक अदालत, यदि असहमत होते हैं तो मैटर को दोबारा उसी कोर्ट में भेज देते हैं जिस कोर्ट में यह मामला चल रहा था। ध्यान रहे, लोक अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है। इसी क्रम में एक फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की गई। फास्ट ट्रैक न्यायालय की अवधारणा लंबित मामलों, विशेषतः आपराधिक प्रकृति के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने से जुड़ी है और लंबे समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। फास्ट ट्रैक अदालतों का पहला लाभ यह हुआ कि जेलों में बंद बहुत से निर्दोष अभियुक्त तथा मामूली अपराधों के दोषी मुक्त हो गए। इन अदालतों पर खर्च किया गया धन दरअसल निवेश ही माना जाएगा, क्योंकि जेल में कैदियों को रखने पर जो धन खर्च हो रहा था उसमें इन अदालतों की मदद से काफी कमी आई। तो यह था न्यायालय में कुछ नवाचार।
और इसी के साथ ही मैं न्यायालय के टॉपिक को पूर्णतः यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।